वेलकम टू पैशन फॉर द मशीन, जहां हम मिलने वाले हैं एंथुसियास्ट से जिनका कलेक्शन आपको दिखाया जाएगा। तो आज हमारे साथ आए हैं मिस्टर विशाल। हेलो। तो काफ़ी यूनिक कलेक्शन है। बेसिकली हम लोग भोपाल में ही हैं, तो आज यहाँ पर एक्चुअल में इनके पास 6 बाइक्स है, बट आज हमारे पास मौजूदी में 4 बाइक्स अवेलेबल है। एक रहने वाला है एक्सपल्स, दूसरा Z900, फिर आता है BMW का R1250, फिर आएगा KTM 390 एडवेंचर। साथ ही साथ भैया के पास कवासाकी वर्सेस 650 और लेजेंडरी हीरो का CBZ भी है, 150 है। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप बेसिकली इन बाइक्स को, जो मैंने अक्सर भोपाल में ये देखा है कि कोई भी लीटर क्लास बाइक लेता है तो वो मेरे को नहीं लगता कि स्ट्रीट्स में यूजेबल है, बट आपके पास एक जो कलेक्शन है एडवेंचर टाइप है, तो आप इनको कहाँ बेसिकली ज़्यादा ले जाते हैं? हाँ, तो बेसिकली मेरे पास जो कलेक्शन है वो थोड़ा सा रोड बायस्ड है इंडिया के हिसाब से। इंडिया में रोड्स इतनी अच्छी नहीं है कि आप रोड पे स्पीडिंग कर सकें, और सेफ्टी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा हैं। रेस ट्रैक्स भी नहीं है कि आप रेसिंग लीटर क्लास बाइक रख सकें। तो हार्डली इंडिया में 2 से 3 रेस ट्रैक हैं, तो जो लीटर क्लास लेते हैं वो अक्सर से संडे राइड ही कर पाते हैं, थोड़ा बहुत हाईवे पे स्पीडिंग। बाकी उनके पास भी उनकी बाइक बिल्कुल यूजेबल नहीं, वो लोएस्ट मोड पे भी चलाएंगे ना पावर की, तब भी बहुत ज़्यादा पावर है उन बाइक्स में। जैसे 390 है, इंडिया में 43-44 हॉर्स पावर इज मोर देन इनफ फॉर द रोड्स। यस, तो एक्सपल्स है, थोड़ा सा ऑफ रोड ट्रेल्स कर सकते हैं, जैसे आप इधर देख रहे हैं। इधर एक्सपल्स और 390 से जो मजा आएगा ना, वो BMW से भी नहीं आएगा, क्योंकि इजी टू मैनेज है, बहुत कम वेट है बाइक्स का। तो और जैसे स्पीडिंग करनी, तो मेरे को थोड़ा बहुत स्पीड का शौक भी है, तो इनलाइन 4 मशीन है Z900 तो ये भी डिसेंट स्पीड कर लेती है। मैं भी रेस ट्रैक रिसेंटली लेकर के गया था इसको, तो मैंने भी 240 समथिंग क्लॉक करी है और बहुत मजा आया। तो लीटर क्लास की कमी मेरे को थोड़ी सी है अपने गैराज में, कंप्लीट करने के लिए मैं लूंगा जरूर जी, बट अभी मेरे को लगता नहीं यूजेबल पावर है मेरे लिए वो। हाँ, बेसिकली आज आपके पास 6 बाइक्स है, बट इन सब का शुरुआत CBZ ने ही कहीं ना कहीं किया होगा। हाँ। तो मैं आपका ये जर्नी जानना चाहता हूँ। ये आपका जो कलेक्शन नहीं कहूँगा, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपके बच्चों की तरह आपने उसको संभाल के रखा है। तो आप मेरे को हिस्ट्री बताइए, आपका बाइकिंग में कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ? बिल्कुल। तो मैं जब बहुत छोटा था, मतलब 5th-6th क्लास में, तब से मुझे बाइक्स देख कर के फील होता था कि मैं भी बड़े होकर बाइक चलाऊंगा। तो उस टाइम आती थी पल्सर, आती थी RX 100, आती थी RX 135 आती थी, RD 350 का एरा था। एंड सडनली एक बाइक मेरे मामा ने ली थी, CBZ 150, बैक इन 2000 ईयर। तब मैं लगभग 4-5 साल का ही था। तो मैंने जो फर्स्ट बाइक एकदम ब्रांड न्यू अपनी आंखों के सामने घर में देखी, वो CBZ थी। तो बड़े होते होते मैंने उस बाइक को क्लीन किया है, देखा है, और लगा कि बड़े होकर चलाऊंगा। तो जब मेरी टर्न आई, मैंने सीखी, 5th-6th में मैंने बाइक चलाना सीख ली थी। तो मैं थोड़ी चलाता था ऐसे ग्राउंड वगैरह में, सीखी। एंड सडनली 8-9 तक मेरा अच्छा हाथ साफ हो गया था बाइक चलाने में। तो मैंने और बाइक्स ट्राई करी, FZ लॉन्च हो गई थी, R15 का एरा आ गया था, रेसिंग बाइक्स भी आने लग गई थी। थोड़ा पता करा, मूवीज़ देखी, धूम मूवी देखी, सुपर बाइक्स का नॉलेज आया कैसी होती, गूगल करा, तो लिस्ट बनाते थे क्या क्या बाइक्स आती है इंडिया में। तो ऐसे करके बाइक्स के बारे में बहुत कुछ पता चला, और हमेशा लगता था लेनी है कुछ अच्छा। और तो CBZ चलाया, उसमें यूनिवर्सल गियर सिस्टम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आया था, एक नीचे बाकी ऊपर। तो उससे हमको एक वाली प्रैक्टिस आई जो एक्चुअली बिग बाइक्स में आता है। तो उसने एक बहुत अच्छा हमारा स्टैंडर्ड सेट करा, और फिर हमने KTM 200 ली थी, जो लॉन्च हुई थी बैक इन 2014। तो एक थोड़ा सुपर स्पोर्ट्स रेसिंग जैसी बाइक लेकर के हमने काफ़ी सीखा, फिर 390s चलाई, और ओवर द टाइम मतलब बजट जैसे जैसे बढ़ा, एंड वी स्टार्टेड बाइंग सच बाइक्स विच आर वेरी गुड। फिर Z900 ली, इनलाइन 4 फॉर द साउंड, थोड़ा मज़े करे, संडे राइड करी। फिर वी बॉट वर्सेस 650। फिर हमने साथ में लद्दाख गए उसको लेकर के, भैया और मैं, हम दोनों साथ में ट्रैवल करते हैं। ये पूरी बाइक्स मेरी नहीं है, मेरे बड़े ब्रदर की, हमने साथ में मिलकर कॉन्ट्री करके लिया है। तो काफ़ी टाइम लगा पैसा कमाने में, प्लस बाइक्स परचेज करने में। तो अभी रिसेंट परचेज जो है, सारी हर साल एक बाइक ली गई हैं। एंड हमारी पहली बाइक CBZ 150 भी है, जो कि अभी रिस्टोर हो रही है। जब रिस्टोर होकर के आएगी तो उसका एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। बिल्कुल। तो हमने एक बाइक ली, और रिसेंट बाइक है R1250 GS, जो कि हमारा बहुत फेवरेट लुक है ये वाला, तो आउटगोइंग था, तो हमने बहुत ही फटाफट इसको प्लान आउट करके बाय कर ली। 1300 आ गई है, वो मेरे को पर्सनली पसंद नहीं आई, सब्जेक्टिव लुक से। तो ये हमारा सबसे रिसेंट परचेज है। और हर बाइक का एक अपना नेचर है, अपना मज़ा है, आपस में कोई कंपैरिजन नहीं किसी बाइक का। तो इस तरीके से हमारा कलेक्शन 6 बाइक्स का हो गया है। ओवर द टाइम हम सुपर स्पोर्ट्स रेसिंग बाइक लेंगे जब हम रेस ट्रैक रेगुलर करने लग जाएंगे, क्योंकि मैं लेकर के घर में सजाना नहीं चाहूँगा, या स्ट्रीट्स में उस पर ओवर स्पीडिंग नहीं करूँगा। तो आपके बकेट लिस्ट में अभी करंटली कौन सा बाइक है जो आप ऐड करना चाह रहे हो? मेरी बकेट लिस्ट में एक अफ्रीका ट्विन है, KTM की 1290 एडवेंचर भी है,
और रेसिंग बाइक्स में CBR फायरब्लेड ट्रिपल R जो कि इंडिया में आई नहीं रही 3-4 साल हो गया है, हाँ और अफ्रीका ट्विन भी नहीं आ रही, होंडा ने तो बंदी कर दिया है। तो अगर वो नहीं आती है देन आई विल गो विद S1000 RR एंड डुकाटी V4S, क्योंकि मैंने दोनों चलाई और रेस ट्रैक पे भी एक्सपीरियंस करा है इनको, बहुत मज़ा आता है गाड़ी चलाने में। तो अब वेट करेंगे थोड़ा और देखेंगे जो बेटर ऑप्शन आएगा, क्योंकि मैं ट्रैवल भी करता हूँ आधे टाइम और कुछ टाइम संडे राइड करता हूँ एंड कुछ टाइम मैं रेस ट्रैक में इन्वेस्ट करना चाहूँगा अपना टाइम। तो हर शौक के लिए डिफरेंट बाइक रखने को, तो गैराज लगभग 10 बाइक्स का हो जाएगा कुछ टाइम में, जैसे 3-4 और ऐड होंगी। ये काफ़ी स्पेशल बाइक है, सिंगल सिलेंडर हीरो का एक्सपल्स, काफ़ी अंडररेटेड है मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मार्केट में अक्सर लोग इसके जगह थोड़ा बजट बढ़ा के हिमालयन में चले जाते हैं या फिर 390 एडवेंचर में चले जाते हैं, इवन जो BMW का GS 310 आता है उसमें जाते हैं। बट आपके कलेक्शन में इवन वर्सेस है और ये गाड़ियाँ भी हैं, तो आपका डिसीजन मेकिंग कैसा हुआ कि इसमें आए आप? तो बेसिकली हमको मतलब बहुत टाइम से एक्सपल्स से पहले इम्पल्स आती थी 160, हाँ, तो जो उसका प्रेजेंस था ना एकदम डर्ट बाइक वाला लुक था। तो डर्ट बाइक्स का एक्चुअली ट्रेंड चला है, ऑफ रोड रैलीज करना, डकार रैली रेसेस होती है कतार वगैरह में, मतलब बहुत बेहतरीन प्रेजेंस रहा है डर्ट बाइक्स का। तो डर्ट बाइक को अगर मैं रेप्लिकेट करना चाहूँ और इंडिया में अवेलेबिलिटी देखूँ तो आई थिंक एक्सपल्स इज दी ओनली ऑप्शन विच एक्चुअली लुक्स लाइक अ डर्ट बाइक। हिमालयन वगैरह थोड़ा सा हाईवे बायस्ड है, दे हैव मोर पावर एंड रोड बायस्ड है, ये इसमें 5 ही गियर है, तो इसमें हाईवे पे ये बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं करती। हाँ। 90 के आसपास आके इसका दिक्कत आने लग जाती है। 5 गियर सिस्टम है और इसको थोड़ा सा ट्यून वगैरह करके ऑफ रोड के लिए बहुत अच्छा है। इसमें 21 इंच का आगे का अलॉय है जो कि परफेक्ट फॉर आपका ऑफ रोड ट्रेल करना है। इसके बहुत सारे इवेंट्स होते हैं हीरो की तरफ से इंडिया में, जैसे KTM के होते हैं प्रो XP, वैसे इस हीरो के होते हैं ऑफ रोड वाले। तो यहाँ पे भोपाल में भी होता है, तो वहाँ पे बढ़िया अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं स्केड की एंड जंपिंग की, और पूरा ट्रेल प्रैक्टिस जो होती है ऑफ रोड की, इट्स अ वेरी गुड बाइक फॉर दैट। तो हमको भी थोड़ा शौक है ऑफ रोड का भी, मतलब रेसिंग से ज़्यादा हमको ऑफ रोड का शौक है, इसलिए हम लद्दाख गए हैं, हम स्पीति गए हैं, उत्तराखंड गए, हमने बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग करी है एंड हम वी ऑलवेज वांटेड डिसेंट अमाउंट ऑफ पावर, लगभग 20 हॉर्स पावर है, और हल्की बाइक, ताकि हम एकदम मिट्टी और कीचड़ से निकाल पाएँ। तो ये बहुत मस्त है। इसका और 390 कॉम्बिनेशन हम लेकर के अभी संस्कार जाने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, तो पूरा ऑफ रोड है वो भी, तो आई थिंक ये ज़्यादा बेटर चॉइस है फॉर सच ट्रेल्स। तो ये काफ़ी मैनेजेबल बाइक भी होगा मेरे हिसाब से, मतलब स्पेशली एक समबडी हु इज गेटिंग इनटू राइडिंग, उनके लिए वेट को भी देखे। बट इसका एक डाउन साइड मेरे ख्याल से सिर्फ इसका सीट हाइट है। बिल्कुल। रैली एडिशन का सीट हाइट बहुत ज़्यादा है। इसका एक ऑल्टरनेटिव वर्जन आता है विच इज़ 20,000 लेस, विच इज़ नॉर्मल एक्सपल्स 200, उसका सीट हाइट 390 जितना होगा, लगभग 840 mm के आसपास। तो वो सीट हाइट का ले लें जिसका हाइट का प्रॉब्लम है, उसका ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाएगा। ग्राउंड क्लियरेंस भी कम, बहुत ज्यादा आप देखेंगे तो हाँ, बहुत इजीली बड़े पत्थर से भी वो निकल सकती है। तो ये स्पेसिफिकली रैली एडिशन में यही डिफरेंसेस आता है। रैली एडिशन में सीट हाइट का आता है, एंड सीट हाइट का इसलिए आता है बिकॉज़ सस्पेंशन इज मतलब थोड़ा अपग्रेडेड है, तो सीट हाइट बढ़ गई है, ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा हो गया है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रैली एडिशन एंड नॉर्मल। मेरे को याद है जब KTM इंडिया में लॉन्च हुआ था, ड्यूक 390 200 सीरीज जो फर्स्ट वर्जन आता था, उसमें काफ़ी एक्सीडेंट के केसेस होते थे। और आजकल ड्यूक का एक जनरल में पब्लिक के दिमाग में एक इमेज बन चुका है थोड़ा रैश ड्राइविंग को लेके। तो मैंने आपका बेसिकली इंस्टाग्राम पे देखा है, आपको जब गाड़ी का पूरा पोटेंशियल निकालने हो आप रेस ट्रैक्स में ले जाते हो, आपके गियर्स रहते हैं, तो आप एक रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग के लिए क्या टिप्स देंगे? रिस्पॉन्सिबल राइडिंग इंडिया में तो ज़्यादा फॉलो करते नहीं है लोग, क्योंकि क्या आजकल अब्रॉड में भी ट्रेंड खराब हो गया है, वो लोग गियर्स पहनते नहीं है, बनी हेलमेट लगा के, और मतलब कुछ भी लेदर गियर्स नहीं है, ब्रेजन, और दे आर जस्ट व्लॉगिंग, उनको सिर्फ व्लॉग करना है। क्लाउड चेजिंग चल रही है अभी करेंटली मार्केट में, तो एक ने बंदे ने लिया 1000 RR, तो मैंने भी ली, उसने भी ली, सब मिलकर चला रहा है, किसी को प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है इतनी 200 हॉर्स पावर संभालने का। तो ये गलत डायरेक्शन में बाइकिंग कम्युनिटी जा रहा है और इसलिए एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। और अगर इसलिए आई थिंक केरला साइड हेलमेट पे कैमरा बंद करा गया है, ताकि लोग व्लॉगिंग कम करें, और जिसको एक्चुअली चलानी है बस वही गाड़ी चलाए। सब लोग चलाएंगे, जिसको पैशन भी नहीं है वो भी फिर एक्सीडेंट ही होंगे। जितना ज़्यादा मतलब डिस्ट्रॉय हो रही कम्युनिटी, एंड कम्युनिटी डिस्ट्रॉय स्टार्टेड विद KTM ओनली, बिकॉज KTM में जो पावर ऑफर करी गई थी 40+ हॉर्स पावर बैक इन 2012-2013 में आ गई थी KTM, और उतनी पावर लोग पल्सर चलाते थे इंडिया में, RX 100 चलाते थे, सडनली दे गॉट 40+ हॉर्स पावर, और गियर्स का कल्चर नहीं था, हेलमेट की चेकिंग नहीं होती थी, ग्लव्स नहीं पहनते थे, जूते नहीं पहनते थे, तो पावर मिली, दे यूज्ड इट, एक्सीडेंट्स हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं थे उस टाइम की गाड़ियों में, तो एक्सीडेंट्स बढ़ते चले गए। और अब वो चीज़ उठ के KTM से उठ के वो कावासाकी में आ चुकी है। आप देखेंगे Z900, ZX10R, इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इंडिया में। आप सर्च करेंगे ना ZX10R के, तो फेटल एक्सीडेंट्स है ज़्यादातर, क्योंकि सबको 300 की स्पीड रिकॉर्ड करनी है रोड पे, गियर्स नहीं पहने, रोड की लिमिट्स है 120, मैक्स 140 ऑन यमुना एक्सप्रेस वे, बाकी जगह आई थिंक 80 होगी, इन रोड्स पे मेरे ख्याल से 40 होगी।
रिकमेंडेड स्पीड, तो रिकमेंडेड स्पीड एक कारण से दी जाती है क्योंकि रोड की कंडीशन अच्छी नहीं है, पब्लिक जनरल पब्लिक भी मूव करती है, तो कोई भी फॉलो नहीं करता है। और इंडिया में रेस ट्रैक इतने एक्सपेंसिव हैं कि लोग जो बाइक ले लेते हैं वो रेस ट्रैक ले जा ही नहीं पाते हैं, बिकॉज लाखों रुपए लगते हैं उसमें एक बार में ट्रैक यूज़ करने के लिए। तो इंडिया में मैं अगर कुछ सजेस्ट करूँ सबको तो यही है कि आप बाइक वो लें जो रोड पे ज़्यादा अच्छे से आप चला पाएँ, खुद की सेफ्टी दूसरों की सेफ्टी का ध्यान रखें, देख करके ओवरटेक करें, पीछे से कौन आ रहा है रियर व्यू मिरर्स का यूज़ करें, लोग हटा देते हैं, उसका इस्तेमाल करें, हेलमेट पहने और स्पीड लिमिट्स फॉलो करें और अननेसरी ओवरटेक्स ना करें। और आपको एकदम रेसर बनना ही है तो इंडिया में टोटल 4 रेस ट्रैक हो गए हैं। अब जाइए, रजिस्टर करिए, वहाँ पे बाइक चलाइए, मस्त गिरिए, आपको कुछ होगा भी नहीं। वहाँ पे सेफ्टी रहती है, एम्बुलेंस रहती है, लेदर्स पहने रहते हैं अब्रेजन के लिए। तो मतलब सब कुछ रेस ट्रैक पे करना चाहिए। और ऑफ रोड ट्रेल्स है जिनको बाइक उचकानी है, व्हीली मारनी है, क्लोज रोड्स पे करिए, तो आपको भी कुछ नहीं होगा और किसी और को भी आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो हाँ, KTM और कावासाकी की इमेज बहुत डाउन हो गई है ओवर द टाइम एंड नाउ इट्स टर्न फॉर BMW। अब सबके पास S1000 आ गई आजकल यूट्यूब पे। तो अब हम आते हैं R1250 GS में। जो कि आपके गैराज का भी क्राउन ज्वेल है। बिल्कुल। तो इस पर्टिकुलर बाइक का मेरे को एक चीज़ नोटिस मैंने किया, ये बॉक्सर ट्विन इंजन है। करेक्ट। ऑल्सो आपके पास सिंगल सिलेंडर इंजन भी है, पैरेलल ट्विन भी है और इनलाइन 4 भी है, और आपके एक्सपीरियंस में आपने इनलाइन 3 भी चलाया है। हाँ। तो आप बता सकते हैं हमको इन इंजन्स का क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर है? बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे किसी को सिर्फ एक बाइक रखनी है एंड दे वांट साउंड, क्विक फन और संडे वनडे चलाना, थोड़ा बहुत चलाना, दे कैन एनी टाइम बाय स्ट्रीट ट्रिपल, बिकॉज ट्रिपल इज बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। ट्विन का भी है एंड उसमें इनलाइन 4 का भी कैरेक्टर है साउंड का। तो जिसको एक बाइक रखनी है वो ट्रिपल पक्का ले ले, बहुत बेहतरीन बाइक्स है। MT09 भी आता था यामाहा का, बाहर आता है फॉरेन में, दे आर क्रॉस प्लेन ट्रिपल। एंड ट्रायम्फ का आता है लेजेंडरी Moto2 को पावर अप करता है वो, सॉरी Moto3 को, सॉरी Moto2 को ही करता है। okay. तो ट्रायम्फ का ट्रिपल बहुत शानदार है। बट जैसे हर बाइक का अपना एक नेचर है, तो बॉक्सर ट्विन का जो बैलेंस है, जैसे ही स्टार्ट होती है बाइक्स का 250 किलो पता ही नहीं चलता है, काउंटर बैलेंसर्स काम करते हैं और बहुत स्मूथ चलती है। और टॉर्क लगभग इसमें 130 प्लस टॉर्क है, 130 Nm प्लस। तो बाइक के लिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टॉर्क है, तो ये बाइक टॉर्की है, फन है इसको राइड करना। पैरेलल ट्विन्स का नेचर थोड़ा सा अलग रहता है इनसे, और बट मज़ा उसमें भी आता है। इनलाइन 4 का साउंड का मज़ा है एंड अमेजिंग हॉर्स पावर, ये भी 125 हॉर्स पावर है। ट्यून वगैरह कराने के बाद 135 क्रॉस कर जाती है, तो बहुत फन है। मतलब जो साउंड चाहिए वो इनलाइन 4 इनलाइन 3 पे जाए, जिसको टूर करना और टॉर्की चाहिए नेचर, दे कैन ऑलवेज गो टू ट्विन सिलेंडर। और आपको अगर बजट ट्रैवलिंग करनी है और लो मेंटेनेंस रहना है तो सिंगल सिलेंडर बेस्ट है, इनमें ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं आता। 30,000 के आसपास इनकी कुछ हेड किट वगैरह चेंज करनी पड़ती है। करंट मार्केट में आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से सिंगल सिलेंडर आप कौन सा बाइक सजेस्ट करेंगे? सिंगल सिलेंडर का किंग तो जैसे इंडिया में बोला जाता है KTM ही है। KTM। मे बी अगर आप स्ट्रीट राइडिंग ज़्यादा करते हो ड्यूक ले लो, हाँ। हाईवे टूरिंग करते हो तो आप अपराइट पोजीशन के एडवेंचर ले सकते हो, और आपको रेसी कुछ फील चाहिए और आप अभी यंगस्टर ही हो, आपको ज़्यादा लंबी राइड करनी तो RC 390 या 200 बढ़िया बाइक। जैसे कार एंथुसियास्ट को पता होगा, पोर्शा के जो इंजन आते हैं फ्लैट 6 या फिर बॉक्सर इंजन आता है, वैसे ही सेम टेक्नोलॉजी ही अपन बोल सकते हैं, बॉक्सर ट्विन का भी वही कैरेक्टर रहता है। तो आपके कलेक्शन में यूरोपियन बाइक भी है और जापानीज बाइक भी है, तो मेरे को आप इनके बेसिक डिफरेंस बताओगे? जैसे कि राइड कंफर्ट हो गया, राइडिंग डायनामिक्स हो गया, मेंटेनेंस फैक्टर हो गया। हाँ, तो जैसे जापानीज में भी रेसिंग आती है, यूरोपियन में भी रेसिंग आती है, बट आप इंजन वाइज देखेंगे तो जनरली वो लोग V4, जैसे डुकाटी हो गई इटालियन, वो V4 बनाते हैं, प्रीलिया हो गई V4 बनाती है। जापानीज देखेंगे तो R1 हो गई, क्रॉस प्लेन 4 बनाती है, इनलाइन 4, और कावासाकी हो गई, होंडा हो गई, सब इनलाइन 4। मतलब जापानीज थोड़ी ज़्यादा स्मूथ है चलाने में, डेली 6th गियर में भी 40-50 की स्पीड में चल जाती है जापानीज। बट जो यूरोपियन बाइक्स है जो कि V4 कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा बिकती हैं, वो थोड़ा सा रफ है, रेस ट्रैक बायस ज़्यादा है रेदर देन रोड। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेजर डिफरेंस जो आता है वो पॉकेट पे ही आता है और मेंटेनेंस पे ही आता है। जो जापानीज बाइक्स हैं ज़्यादा स्मूथ लगती है मेरे को चलाने में पर्सनली, और मुझे बहुत सस्ती पड़ती है मेंटेन करने में। मैंने सिर्फ अभी तक BMW ही ओन करी है यूरोपियन मार्केट वाली बाइक्स में, और मैं अगली अगर ओन करना चाहूँगा तो वो भी ऑस्ट्रियन है, मतलब KTM 1290 वगैरह बड़ी बाइक्स, वो भी थोड़ा सा हैवी ऑन पॉकेट पड़ती है, क्योंकि इनका मेंटेनेंस ही कुछ इस तरीके से कि यूरोपियन बाइक्स में ज़्यादा इंजीनियरिंग होती है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, रिसर्च इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है कि ओवरऑल बाइक का कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जापानीज है इनकी ट्रेडिशनल चले आ रहा है। अब जैसे आप ZX6R देखेंगे तो 2008 में जब ZX6R कभी आई थी तब भी उसका वही इंजन था, निंजा 650, 2008 में सेम इंजन आज तक चल रहा है। बस वो लोग एमिशन नॉर्म इंप्रूव करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड करते हैं, इंजन सेम है, पर ये लोग ने बहुत ज़्यादा इंप्रूव करा है। BMW, डुकाटी, ये लोग परफॉर्मेंस बायस ज़्यादा है रेदर देन रिलायबिलिटी एंड ईजी टू मेंटेन।
तो आप कार में भी देखेंगे तो आई थिंक जापानीज कार सब जानते ही हैं, रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है। और आप ये यूरोपियन कार देखेंगे तो हमेशा जर्मन कार्स, ऑडी में प्रॉब्लम आती रहती है लोगों को, BMW में प्रॉब्लम आती है, तो यही सेम गोज विद द बाइक। जापानीज का मैंने एक फिलॉसफी जनरली जो नोटिस किया है, किसी चीज़ को इम्प्रूव करने का ज़रूरत ही क्या है जब वो परफेक्ट हो। बिल्कुल। और एक और फैक्टर मैंने देखा, वो उनका इंजन बेसिकली थोड़ा रिलैक्स्ड नेचर का रहता है, उस वजह से भी शायद लॉन्जेटिविटी में उसका एक फैक्टर आता है। हाँ। उसी प्रकार अपन कंपेयर, जैसे BMW के खुद के गाड़ियाँ होते हैं, उनको टाइम टू टाइम जो अगर आप सर्विस नहीं दोगे, टाइम टू टाइम आप सर्विस इंटरवल स्किप भी करते हो, तो गाड़ी ऑप्टिमल परफॉर्म नहीं करता। तो ये भी सेम केस है क्या बाइक्स के साथ इन टर्म्स ऑफ यूरोपियन बाइक्स? मतलब मैंने तो कभी सर्विसिंग स्किप नहीं करी है, तो हमारी हर साल टाइमली सारी बाइक सर्विस होती है, तो अभी तक हमने कोई मेजर प्रॉब्लम फेस नहीं करा है। जैसे मैं अभी Z100 रेस ट्रैक पे मैक्स आउट करके आया हूँ और बढ़िया भगाई है, और आकर के भी गाड़ी एकदम वैसी की वैसी चल रही है। तो जापानीज बाइक का ये नेचर है। बट मैंने डुकाटी भी चलाई रेस ट्रैक पे, एंड आई नो कि डुकाटी वालों ने रेस ट्रैक के बाद उसको जाके सर्विस ही करा होगा, क्योंकि वो मैक्सिमम परफॉर्मेंस देगी और इट रिक्वायर्स अ सर्विस, क्योंकि उनका मेंटेनेंस भी उतना ही है जितना परफॉर्मेंस दे रही है। तो जापानीज का अगर मेंटेनेंस थोड़ा कम है तो उसका परफॉर्मेंस भी कहीं ना कहीं थोड़ा कम जरूर है, बट ओवरऑल बहुत रिलैक्स्ड है जापानीज इंजन। तो अगर किसी को एक दो बाइक रखनी है और हैवी ऑन पॉकेट नहीं जाना है तो गो फॉर जापानीज, और इफ यू डोंट केयर अबाउट पॉकेट एंड ऑल, यू जस्ट वांट परफॉर्मेंस, गो फॉर यूरोपियन बाइक, बिकॉज यूरोपियन बाइक्स आर वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप पैनिकाले रख देंगे और बाकी गाड़ी रख देंगे तो पैनिकाली दिखती है। तो लुक वाइज भी आई थिंक यूरोपियन कार्स, लैम्बोर्गिनी, फरारी, सब बहुत सुंदर है एज कम्पेयर टू जापानीज की रेस कार्स। वैसा ही है। तो जैसे कि अपन लॉन्ग टूर्स में जाते हैं, हाँ। तो फ्यूल का एक इशू मैंने सोचा है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि लीटर क्लास बाइक से या फिर इनलाइन 4 है, उसमें थोड़ा प्रीमियम ऑक्टेन फ्यूल लगता होगा। बिल्कुल। तो आप इस पर्टिकुलर बाइक के लिए आप मतलब आप लेह लद्दाख भी आप इसमें ट्रिप में गए हो, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था फ्यूल को लेके? तो हाई ऑक्टेन फ्यूल हमको, मतलब जैसे हम हायर ऑन द माउंटेन जाते हैं तो हाई ऑक्टेन फ्यूल मिलना बंद हो जाता है। तो हमने जब स्टार्टिंग में ली थी तो 95 ऑक्टेन फ्यूल उसमें यहाँ पे डाला लेते भोपाल में, और वी ऑल्सो कैरी ऑक्टेन बूस्टर। तो जैसे फुल टैंक कराया है तो अ फ्यू mls ऑफ दैट बूस्टर वी कैन पुट, एंड इसका थोड़ा सा ऑक्टेन बूस्ट हो जाता है उससे। हाँ। तो जहाँ पे हम ऊंचाई पे गए तो नॉर्मल फ्यूल मिला, तो हमको ऑक्टेन बूस्टर डाल के वी मैनेज्ड इट समहाउ। बट इंडिया में जैसे कावासाकी है, जापानीज ब्रांड्स हैं, ये रेकमेंड जरूर करती है 95, बट जनरली लोग इसमें नॉर्मल फ्यूल ही डलाते हैं। नॉर्मल फ्यूल। इससे एक डाउन साइड ये है कि कार्बन डिपोजिशन हेड्स पे थोड़ा जल्दी हो जाता है, तो दे ऑल्सो क्रिएटेड वन, कावासाकी खुद का प्रोडक्ट है, तो वो डालते हैं इसमें फ्यूल में, एंड पूरा क्लीनिंग सिस्टम रहता है वो। तो एक सर्विस में एक बार डाल दो तो जो डिपोजिशन है थोड़ा सा बर्नआउट हो जाता है। बट हाँ, फ्यूल मिलता नहीं हर जगह, तो मिक्स करने से बेटर है आप एक ही चलाओ, या तो सिर्फ 95 ऑक्टेन चलाओ या नॉर्मली चलाओ। मेरा एक क्वेश्चन ये आपसे है कि ये सिर्फ कावासाकी के साथ है कि ट्रायम्फ जैसे, मतलब इस पर्टिकुलर प्राइस सेगमेंट में ट्रायम्फ के बाइक्स हैं, हाँ। तो उनमें भी ये रेकमेंडेड है? ट्रायम्फ की स्ट्रीट ट्रिपल मैंने चलाई है, मेरे ग्रुप जो है वन ट्रायम्फ का ग्रुप है दिल्ली का, उसमें सब लोग नॉर्मल फ्यूल डलाते हैं। ट्रायम्फ की बहुत अच्छी खासियत है कि दे डोंट रिकमेंड हाई ऑक्टेन फ्यूल, ओके ओके, अनलेस बहुत ही स्पेसिफिक उनकी कोई रेस बाइक है उसमें ही डलता है। बाकी जो स्ट्रीट बाइक है, स्ट्रीट ट्रिपल 765, 675, उसमें कहीं मेंशन ही नहीं है, नॉर्मल फ्यूल डाल के चला सकते हैं। तो ये एक बढ़िया बेनिफिट है ट्रायम्फ का। ओके। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बात करना चाहूँगा, बाइक तो अपन खरीद लेते हैं, बट उसी के साथ साथ राइडिंग गियर्स, जो कि मेरे को लगता है कि काफ़ी नेसेसरी है, स्पेशली व्हेन यू आर डीलिंग विद सो मच पावर। तो आप मेरे को कुछ सजेस्ट कर पाओगे कि इफ़ आई एम गेटिंग इनटू अ बाइकिंग कम्युनिटी, तो क्या क्या चीज़ एसेंशियल है? तो जैसे आप मान लीजिए एग्जांपल लेके चलते हैं, आप 4 लाख रुपए की बाइक ले रहे हैं, तो उसका 10% अमाउंट है, लगभग 40,000 रुपये हो गया। आप वो साइड रख दीजिए हमेशा, जितने अमाउंट की बाइक ले रहे हैं गियर्स के लिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा महंगी बाइक उतनी है तो उसमें पावर एंड आपको उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए गियर्स में। तो जैसे कि एक अच्छा हेलमेट लगभग 10 से 15,000 रुपये का आ जाता है, जो कि डॉट सर्टिफाइड, EC सर्टिफाइड होगा, और आजकल इंडिया के लिए ISI मार्क भी है। तो अब ऑलवेज गो फॉर एटलीस्ट 10,000 रुपी हेलमेट एंड सी द सर्टिफिकेशंस। स्नग फिट हेलमेट, वो आपकी हेड बचाएगा, बिकॉज आपका सर बच गया तो ऑलमोस्ट यू विल बी सेफ, फेटल एक्सीडेंट नहीं होगा, यू वोंट डाई इन योर एनी बाइक एक्सीडेंट एटलीस्ट। तो अच्छा हेलमेट, अच्छे बूट्स और अच्छे ग्लव्स। और आप अगर लॉन्ग राइड्स वगैरह करते हैं, संडे राइड जाते हैं, तो आप यू शुड ऑल्सो वेयर राइडिंग पैंट्स एंड जैकेट एज वेल। तो इसलिए 40,000, 4 लाख की बाइक लेकर आप 40,000 रुपये निकाल देंगे ना, तो आपका हेलमेट, जैकेट, ग्लव्स सब उसमें बहुत अच्छे से आ जाएगा। एंड डोंट कॉम्प्रोमाइज, बिकॉज देयर इज नो गोइंग बैक वंस यू मीट विद एन एक्सीडेंट। तो मैं एक राइडिंग जैकेट और राइडिंग पैंट्स के उस पर थोड़ा एम्फेसिस करना चाहता हूँ। बेसिकली उनका मतलब मार्केट में मैंने हमेशा देखा है हाई एंड हेलमेट्स ले लेते हैं, बट कोई भी बूट्स भी इवन कोई कुछ लोग ले लेते हैं, बट बाकी बॉडी पार्ट को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? मतलब लोग ध्यान नहीं देते हैं, बट दे शुड ऑलवेज गो फॉर एटलीस्ट अ डिसेंट इंडियन ब्रांड भी अच्छी है आजकल। DSG इज अ वेरी गुड ब्रांड,
राइनॉक्स इज़ अ वेरी गुड ब्रांड। तो आप यू कैन ऑलवेज गो ऑन देयर वेबसाइट एंड ऑर्डर डायरेक्टली, आपके घर आ जाएगा। अगर आप किसी भी सिटी में रहते हैं, जैसे भोपाल है, यहाँ पे इजिली राइडिंग गियर्स अच्छे मिलते नहीं है। 1 या 2 शॉप होंगी एमपी नगर में और कहीं नहीं है, फिर आपको इंदौर जाना पड़ेगा, Tier 2 सिटी में जाना पड़ेगा। तो आपके लिए मैं ये कहूँगा कि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लें और रिव्यूज़ देख लें, फिटिंग देख लीजिए, फिटिंग के गियर्स पहनिए। और क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको कुछ और बॉडी में एब्रेजन सबसे ज़्यादा होता है, तो टी शर्ट एक स्लाइड में फट जाएगी टारमैक से टच होते सी। तो लेदर गियर्स तो बहुत परफेक्ट होते हैं, बट इंडियन कंडीशंस में लेदर गियर सिर्फ विंटर्स में 2 महीने पहन सकते हैं। बाकी 11 मंथ्स के लिए आपको थोड़ा सा मतलब मैश वाले कपड़े लेने पड़ेंगे, हवा जिसमें जाए। तो राइनॉक्स की बहुत अच्छी जैकेट्स आती हैं, DSG की भी आती है। इफ यू हैव मोर बजट, गो फॉर डेनीजी और अल्पाइन स्टार्स और क्लिम। सो बहुत अच्छी ब्रांड्स भी है। यूरोप साइड बहुत ज़्यादा ब्रांड्स ऑप्शन अवेलेबल है। इंडिया में आप खरीद सकते हैं, बहुत सारे डीलर्स हैं, लाइक सुपर मोटो आउटफिट इन मुंबई, मोटो मैडनेस इन दिल्ली, एंड देयर आर लॉट ऑफ इंपोर्टर्स हु कैन हेल्प यू विद इंपोर्टेड गियर्स एज वेल। तो आप सजेस्ट ये करोगे कि अगर बाइक ले ही रहे तो थोड़ा टाइम लेके खुद ऐसे जगह पर विजिट करके ट्राई ऑन करके बिल्कुल परचेज करना एक बेटर ऑप्शन रहेगा? हाँ, अगर आप ट्रैवल कर सकते हैं तो आप बाइक लेने से पहले ही गियर्स ले लीजिए, बेस्ट यही है। क्योंकि आपसे कुछ गलती हो जाए और फिर आप गियर्स लें तो आप बहुत लेट हो चुके हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि या तो अपने सिटी में लोगों को कॉन्टैक्ट करिए, इनके वो गियर्स हैं उनके ट्राई कर लीजिए। अगर आप ट्रैवल नहीं करना चाहते हैं तो आपको साइजिंग का आइडिया हो जाएगा। हेलमेट का साइज बहुत इंपॉर्टेंट है और बूट्स एंड मतलब हर चीज़ का इंपॉर्टेंस तो है ही, बट आप एक बार ट्राई कर लीजिए और फिर ऑर्डर कर सकते हैं।